नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी का पार्ट 2। उसमें हम पढ़ रहे हैं, कुछ तो एमसीक्यू कराएंगे आपको, फिर एक पहले उससे पहले हम कराएंगे आपको रेडियो एक्टिविटी की हाफ लाइफ क्या होती है। आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट के परमाणु की संख्या उसके आरंभिक मान की आधी रह जाती है, उसे उस तत्व की हाफ आयु कहते हैं। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट के परमाणु की संख्या उसके आरंभिक मान की आधी रह जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे अर्ध आयु कहते हैं। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपये है और उसके 50 आपको खर्च करने में, उसके आधे 50 रुपये आपको खर्च करने में जो समय लगेगा वो उसकी हाफ लाइफ होगी। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। इसका फॉर्मूला भी आता है, हाफ लाइफ कैसे निकालें। तो देखिए आप, जीरो पॉइंट 693 देखिए आप, 0.693 ये आप लेमड़ा, ये हाफ आयु निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो लैम्बडा क्या आएगा? जो विंग गठन नियंतांक होगा, जो एमिशन कॉन्सेंट होगा, वो आएगा। ये इसमें एग्जाम में दिया होगा, लैम्बडा दिया होगा और आपको इसमें मान रख के निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए हाफ आयु के बारे में और देखिए। ये देखिए आप, हाफ आयु यानी कि ये परमाणु का नाभिक है शुरू में। ठीक है, परमाणु के नाभिक में 4 है। कुछ समय बाद ये कितनी होगी? 2। आरंभिक मान की आधी होगी ना, फिर उसके बाद 1 हो जाएगी। इसका आरंभिक मान ये, इसका ये लगे कमी, ये यहीं से लो। तो वह समय जिसमें किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक टूटकर आधे रह जाते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? हाफ लाइफ। ठीक है, अब देखना आगे इसी के बारे में, हाफ लाइफ के बारे में पूछ लेता। देखिए बच्चों, अगर आपसे पूछे थोरियम की हाफ लाइफ कितनी होती है, थोरियम की अगर आप फिर से पूछ ले थोरियम की हाफ आयु कितनी होती है, अर्ध आयु बताइए थोरियम की, तो 1.4 आप लिख लीजिए, 10⁻18 ईयर। अब आपसे पूछे रेडियम की हाफ आयु, तो रेडियम की होती है 1950 वर्ष। अगर आपसे पूछे पोलोनियम की हाफ आयु बताइए, तो पोलोनियम की आप बताना, (10⁻⁻4) पर सेकेंड, वो ईयर था वो। अगर आपसे पूछे यूरेनियम, जिसकी 10⁻⁻4 सेकेंड आएगा। ठीक है, अब पूछे तो यूरेनियम की, तो देखिए बच्चों यूरेनियम की आपको बतानी है 4.46 10⁻9 ईयर। सारे क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम सीक्यू पे आते हैं। एक और सुनना बच्चों, अभी एक होता है ट्रांसमुलेशन, एक होता है ट्रांसमुलेशन, उसको बोलते हैं तत्वांतरण बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसमुलेशन होता है तत्वांतरण। आप सुनिए मेरी बात ध्यान से। ये इसका सिद्धांत किसने दिया है? सोडी और फिजान ने दिया। कोई पूछे आपसे तत्वांतरण का सिद्धांत किसने दिया? सोडी और फिजान ने दिया। देखो क्या होता है तत्वांतरण। जब कोई रेडियो सक्रिय तत्व, ठीक है, जो रेडियो एलिमेंट तत्व होता है, अल्फा रे का क्षय करे और एक नया रेडियो एक्टिविटी तत्व तैयार हो, उस प्रक्रिया को तत्वांतरण कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, यूरेनियम 92 था, उससे हमने अल्फा किरणें निकाली तो थोरियम 90 हो गया। तो इसका मतलब एक नया तत्व तैयार हो गया, वो क्या कहलाएगा? तत्वांतरण कहलाएगा। और तत्वांतरण का सिद्धांत किसने दिया? सोडी और फिजान ने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बता दिया आपको।
अब क्वेश्चन करेंगे फटाफट, देखिए आपके सामने। सोडियर फिजान ने दिया तत्वांतरण का, ट्रांसमुलेशन बोलते हैं इसको, तत्वांतरण को। ठीक है, जैसे एक अभी देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ, आप ये देखिए, ये परमाणु नाभिक से अल्फा कण गई, ठीक है बच्चों, ये अल्फा कण गई तो इसकी परमाणु संख्या में 2 और बाहर में 4 की कमी हो गई। अब देखना ये क्या कह रहा है, जब कोई रेडियो एक्टिविटी तत्व अल्फा रे का क्षय करे और एक नया रेडियो एक्टिविटी तत्व तैयार हो, उस प्रक्रिया को तत्वांतरण कहते हैं। सोडियर फिजान ने बताया ट्रांसमुलेशन। अब देखिए यूरेनियम 292, ठीक है 292 था, तो हमने इसको अल्फा किरणें गुजारी तो थोरियम बन गया 90 बन गया। 238 था, ये 234 हो गया, ये 92 था, ये तो 90 हो गया, तो यूरेनियम से थोरियम बन गया, तो एक नया तत्व हमें मिल गया। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ट्रांसमुलेशन यानी तत्वांतरण। सोडियर फिजान साहब ने इसकी थ्योरी दी। ठीक है बच्चों, ये देखिए, आप टेंशन न लीजिए इसकी, इंग्लिश में तो कोई बात नहीं, आप देखिए एक बार इसको। ये क्या है, यूरेनियम 92 और 238, ठीक है, यूरेनियम 92 और 238, तो करता क्या है, यूज टू फाइंड ऑफ एज ऑफ अर्थ। भाई पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यूरेनियम डेंटिंग विधि का, चट्टानों वाला भी, ठीक है, तो ये सब यूरेनियम डेंटिंग विधि आएगी। नंबर 2 पे देखिए कार्बन डेंटिंग विधि का किस में प्रयोग करते हैं, ये आपको पता होगा, जो फॉसिल्स होते हैं यानी जीवाश्म, तो जीवाश्मों के लिए, ठीक है भाई, कितनी साल पुरानी वो कब्र में मम्मी वो दबी रहती है ना भाई, कितनी साल पुरानी सभ्यता है, ये क्या है, ये सब कार्बन डेंटिंग विधि, फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, पैलेंटोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स क्या कहलाता है भाई, पैलेंटोलॉजी। अब देखिए ये आपके सामने, ये देखिए नंबर 3 पे देखिए, ये क्या है, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं बच्चों, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो कोई आपसे पूछे ना, हाइड्रोजन का ऐसा कौन सा समस्थानिक है, आइसोटोप है, जो रेडियो एक्टिविटी में भाग लेता है, वो यही लेता है, ट्रिटियम। ठीक है, 1s3, तो इसका प्रयोग कब करते हैं, इसका प्रयोग एज ऑफ वाटर, जैसे ये झील कितनी पुरानी है भाई, यहाँ से कितने सालों से पानी भरा हुआ है, कितनी सालों से झरना निकल रहा है, ये कितनी साल है, तो एज ऑफ वाटर को याद कर लेंगे, ट्रिटियम का प्रयोग करते हैं। देखो ड्यूटेरियम होता है, हाइड्रोजन होता है, मैंने बताया था, प्रोटियम होता है H1, ठीक है 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम और 1H3 क्या होता है, ये ट्रिटियम। तो रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट कौन सा है, ट्रिटियम। अगला देखिए, कोबाल्ट 2760, कैंसर सेल और ट्यूमर का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है आयोडीन 53131, रेडियो एक्टिविटी थेरेपी के लिए। अब ये देखिए सोडियम 24, अभी ब्लड का फ्लो, ब्लड क्लोटिंग के लिए, जो सर्कुलेशन होता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए। और बोन कैंसर, हड्डियों में कैंसर के लिए फास्फोरस 1532। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, हिंदी में मैंने बता दिया आपको। चलो बच्चों, हमने इससे पहले एमसीक्यू करवा दिया। अब नेक्स्ट है भाई रेडियो एक्टिविटी, जो उच्च ऊर्जा, ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वुड भी कौन सी होती है भाई, हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती है, गामा, ठीक है, विद्युत चुंबक गामा होती है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका सी आएगा। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये देखिए इसमें पूछ रखा है, जो लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कैसे क्या होते हैं, अब हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये हमने पढ़ा है, KLMN होते हैं, ठीक है, इसमें M कौन सी कक्षा है, तीसरी, तो इसका हमें फॉर्मूला पता है 2n², यही होता है ना। तो जो n की जगह में कक्षा रखनी है तो हमें रख देंगे 3 पे है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 2 गुणा 9 दूनी 18। ये देखिए बिल्कुल ईजी है। इसी तरीके से
हम कोई से कहीं निकाल सकते हैं। अगर चौथी कक्षा में पूछे तो कक्षा कौन कौन सी होती है, KLMN होती है। N का पूछे तो 2 गुणा में 4 का हो रहा है कितना, 4 नंबर पे है, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो 16 दूनी 32। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आप बहुत अच्छे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हाँ भाई, ये एटॉमिक, वह एक एटॉमिक परमाणु जो मास होता है किसके बराबर होता है, तो इसका आएगा 1.66। ठीक है, तो इसमें 1.66 सब में है तो -14 आएगा। इसका राइट आंसर सी आए, -24 आएगा भाई, 24। इसका राइट आंसर सी आएगा। नेक्स्ट देखिए आप, देखिए ये जो हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी होती है तो मैंने पढ़ाया था अभी, आप देखिए 0.693, 0.793, आप देखिए सी देखिए आप, तो लैम्डा होता है ना, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ए आएगा जी। आप बस मेरे कहने से क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब देखिए कोई आपसे पूछे कि हीलियम की उसकी सॉरी रेडियम की हाफ लाइफ कितनी होती है, 1950। ठीक है, थोरियम की 1.4 गुणा 10 की -18, 10 की सॉरी फिर से सुनिए, 1.4 गुणा 10 की 18 ईयर। पोलोनियम की होती है 10 की -4 सेकंड, 10 की पावर -4 होती है। और यूरेनियम की कितनी होती है, 4.46 गुणा 10 की पावर 9 ईयर्स, 9 साल। ठीक है भाई, ये देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ भाई, तेज़ गति से चलने वाले न्यूट्रॉनों को डिक्लेटर करने के लिए, ठीक है भाई, डिक्लेटर फास्ट जो मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए करने के लिए प्रयुक्त सामग्री को क्या कहा जाता है, मंदक। मंदक मतलब बी, यानी कि मॉडरेटर। नेक्स्ट देखिए, ये कर दोगे, किस विधि से पृथ्वी की उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, किस विधि से। हाँ भाई, किस विधि से पृथ्वी की आयु का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। देखिए किस विधि आएगा इसका, कार्बन डेटिंग विधि, यूरेनियम डेटिंग विधि। तो पृथ्वी की आयु, चट्टानों की आयु क्या आएगा, अभी पढ़ाया था मैंने, यूरेनियम डेटिंग विधि। नेक्स्ट देखिए आप, वह कौन सा रेडियो एक्टिविटी तत्व है, यूरेनियम, रेडियम, यूरेनियम, पोलोनियम। पोलोनियम है भाई, ठीक है, जिसका नाम उसके खोज करते वाले देश के नाम पे रखा गया। इसकी खोज की मैडम क्यूरी ने। इसका एटॉमिक नंबर होता है 84, 1898 में इसकी खोज की गई थी। और इसके सबसे ज़्यादा आइसोटोप होते हैं, समस्थानिक होते हैं। कोई पूछे सबसे ज़्यादा समस्थानिक कितने होते हैं, पोलोनियम के होते हैं। पोलैंड, पोलोनियम मतलब पोलैंड। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, इसका राइट आंसर सी आएगा। किस महान वैज्ञानिक ने अल्फा बीटा कणों की खोज की, तो रदरफोर्ड साहब ने की। नेक्स्ट देखिए आप, हाँ भाई, निम्न में से कौन सा रेडियो सक्रियता परिवर्तन में हिस्सा लेते हैं, तो परमाणु के नाभिक लेते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, सी आएगा भाई। न्यूक्लियस ऑफ एटम। ठीक है बच्चों, ये देखिए आप, अभी नेक्स्ट और क्यूज चल रही हैं अभी। ये हिंदी इंग्लिश मीडियम मैंने बाईलैंग्वेज करवा रहा हूँ। और देखिए इसके एमसीक्यू देखिए आप फटाफट, और हमारी सुपर क्यूज में भाग लीजिए। ये देखिए, अब नेक्स्ट देखिए आप, ये नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो गए। ठीक है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसका बी आएगा, हेनरी बैकरल साहब ने। आगे देखिए नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता किसका गुण है, किसका है, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, नाभिक का, तो परमाणु के नाभिक का है। इसका बी आएगा, डी आएगा, डी आंसर इज राइट। रेडियो सक्रियता परिवर्तन में भाग लेते हैं तो कौन लेते हैं, परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है, किसी परमाणु के नाभिक में स्थायी प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या से कम।
रेडियोधर्मिता किसकी यूनिट है? रेडियोधर्मिता किसकी यूनिट है? क्यूरी की यूनिट है, क्यूरी। और भी यूनिट मैंने बताई थी, बैकुरल बताई थी, रदरफोर्ड बताई थी। रेडियो एक्टिविटी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? अल्फा, बीटा और गामा। इसका बी आएगा। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? रदरफोर्ड साहब ने। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं ना। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? रदरफोर्ड साहब ने। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो सक्रियता हीलियम के समक्ष है? तो हीलियम में कौन सा आएगा? H++ आयन होते हैं, तो किस में? अल्फा में होते हैं बच्चों, तो ए आएगा इसका। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों की भेदन क्षमता, हाँ भाई भेदन क्षमता सबसे कैसे में ज्यादा किस में होती है? गामा में। ये देखिए, हाँ भाई अल्फा किरणें होती हैं। आप क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अल्फा किरणें होती हैं। कई बच्चे गलत करेंगे, H+ आयन नहीं, हीलियम डबल प्लस आएगा, वो आएगा H, हीलियम ++ आयन होते हैं, तो बी आएगा। अल्फा किरणों में उपस्थित होते हैं भाई, अल्फा में हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो पॉजिटिव भी डबल होता है, तो 2 इकाई धनावेश। बेटे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाले हैं। बीटा किरणें बनी होती हैं, बीटा में माइनस होता है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी आएगा। निम्न में किसके उत्सर्जन में समभारिक का निर्माण होता है? तो बताइए आप, बीटा किरणों से। निम्न में से किसके उत्सर्जन में किसी तत्व की परमाणु संख्या बढ़ती है? हाँ भाई, जो उसका उत्सर्जन होगा तो किसकी परमाणु तक, निम्नलिखित में से किसी तत्व का परमाणु संख्या बढ़ती है किसके उत्सर्जन से? तो बीटा किरणों की। ये देखिए आप, निम्न में किस का ऋणात्मक यानी कि माइनस आवेश होता है? बीटा किरणों का। हाँ भाई देखिए, इलेक्ट्रॉन माइनस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन माइनस में होते हैं, तो बीटा कण भी क्या होते हैं? माइनस में, तो उसका सिमिलर क्या है? बीटा कण। क्वेश्चन देखते चलो, आप पढ़ते चलो, आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, बस आपको देखने की जरूरत है। हाँ भाई, समान ऊर्जा में ए किरणों की तुलना में बी किरणों में बंधन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि बी आंसर देखिए, बी किरणों का द्रव्यमान नगण्य होता है, उसका वेग अधिक होता है। बिल्कुल सही, यानी कि बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होता है और उसका वेग अधिक होता है, तो बी इज राइट आंसर। बीटा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? ऋणात्मक होता है। ये किसने? वाई किरणें किसकी बनी होती हैं? वाई किरणें बताइए, विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सुपर क्यूज का नेक्स्ट पार्ट है। देखिए वाई किरणें क्या होती हैं, तो वाई किरणें आप बताइए, आप देखिए गौर से। रेडियो पदार्थों का उत्सर्जन उच्च कणों वाले इसका राइट आंसर कौन सा आएगा? सी आएगा भाई, देखो ठीक है। निम्नलिखित में से भेदन क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है? इसका भी किसका आएगा? सी आएगा। निम्न में से किस कारण से आयन क्षमता सबसे कम होती है? आयोजनिक क्षमता हमने बताया था किसकी? गामा की। सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। निम्नलिखित में से किस किरण की आयन क्षमता सबसे अधिक होती है? अल्फा की। जिसने वीडियो ध्यान से देखी है वो सारे क्वेश्चन कर देगा। समस्त रेडियो एक्टिविटी पदार्थों का क्षय होने के पश्चात किस रूप में बदल जाते हैं? हमने इससे पहले वाले पार्ट में बताया था और इसमें बताते हैं। इसमें किस में बदल जाते हैं? शीशे में बदल जाते हैं। हाँ भाई, न्यूनतम एनर्जी किस में होती है? पावर किस में होती है? बताइए भाई। न्यूनतम प्रागण्य शक्ति किस में होती है? अल्फा में। और सबसे ज़्यादा गामा में। किस रेडियो एक्टिविटी तत्व का नाम उसके देश के नाम से रखा गया? क्वेश्चन देखिए, किसी रेडियो एक्टिविटी तत्व का नाम, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका नाम उसी के देश से के नाम से रखा गया, तो इसका राइट आंसर सी आएगा बच्चों, पोलोनियम। पोलोनियम मतलब पोलैंड। इसकी खोज 1898 में मैडम क्यूरी ने की और पोलोनियम का एटॉमिक नंबर होता है 84 और ये सबसे ज़्यादा आइसोटोप होते हैं, यानी कि इसके सबसे ज़्यादा समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों आप,
निम्न में से कौन सा एक रेडियो धर्मी पदार्थ नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर सी आएगा। नाभिक के विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रण करने के लिए जो न्यूट्रॉनों का अन्वेषण करने तो किसका प्रयोग किया जाता है भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बच्चे मार खा जाएंगे इसमें, भारी जल बताएंगे कई। क्या आएगा इसका राइट आंसर? बोरोन आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो धर्मी तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जर्कोनियम नहीं है। जब जो रेडियो धर्मी पदार्थ विघटित हो जाते हैं तो उसको हमें किस में रखा जाते हैं? उसको हम शीशे में रखते हैं भाई। एक बीटा कण के उत्सर्जन में परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन होता है? जब बीटा किरणें किसी नाभिक से निकलती हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? पढ़ा रखा है, अच्छे से देखो गौर से। हाँ भाई, तो उसकी परमाणु संख्या 1 बढ़ जाती है, ठीक है, और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। इसका राइट आंसर ए आएगा। देखिए पढ़ा रखा है। जब एक अल्फा कण उत्सर्जन परमाणु के नाभिक से अल्फा कण निकलेगा तो उसमें क्या परिवर्तन रहेगा? इसका राइट आंसर डी आएगा। परमाणु संख्या में 2 और द्रव्यमान में 4 की कमी। ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। ये देखिए, परमाणु जो सोडियम है में जब हम एक बीटा किरण उत्सर्जन करते हैं तो कौन सा पदार्थ बन जाएगा? देखो बीटा किरण जाएगी तो क्या होगा? ये देखो आप, एक की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, तो वृद्धि हो जाएगी तो क्या बन जाएगा वो? इसका बनेगा Mg, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए आप, ये ए और बी कण उत्सर्जित करेंगे इनसे तो क्या होगा? तो किस में क्या निकालना है ये आप गौर से देखिए, बिल्कुल इजी है। इसमें 3 अल्फा और 4 बीटा। सॉरी, इसका राइट आंसर डी आएगा, सॉरी ये आएगा। नेक्स्ट देखिए आप, जब किसी रेडियो धर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगुना कर दिया जाता है तो रेडियो धर्मी क्षरण की दर होती है अपरिवर्तित। ये देखिए, यदि यूरेनियम 238 विघटित होकर, ठीक है, जो ये क्वेश्चन मैंने बता रखा है, अल्फा कण और बीटा कण का उत्सर्जन होगा। आप क्वेश्चन देख लो आप, बिल्कुल इजी है। इसका एक तो अल्फा और एक बीटा कण होगा। इसका राइट आंसर ए होगा। ये देखिए आप, रेडियो धर्मी पदार्थ का जीवन काल 70 दिन का है तो उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.2 ग्राम रह जाएगा? इसका राइट आंसर आएगा ए आएगा, 140 दिन। यदि रेडियो धर्मी पदार्थ की अर्ध आयु, हाफ आयु पूछा है, ठीक है, तो आप देखिए इसके बारे में, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मैंने अभी हाफ आयु पढ़ाया था चैप्टर की शुरुआत में ही, पार्ट 2 में। तो इसका राइट आंसर सी आएगा। एक रेडियो धर्मी पदार्थ की अर्ध आयु को 4 महीने है तो इस पदार्थ की इस पदार्थ की 3/4 भाग को 6 होने में कितना समय लगेगा? उसमें फॉर्मूले में आप फिट कर लेना। इसका राइट आंसर आएगा कितना? 8 महीने। नेक्स्ट देखिए, वह प्रणाली क्या कहलाती है जो ऐतिहासिक पदार्थ का काल निर्धारण करने के लिए, ठीक है, तो जो पीछे का इतिहास का जीवाश्म, मान लो जो भी जीवाश्म वगैरह है, तो उसका निर्धारण करने के लिए किसका आएगा? कार्बन डेटिंग विधि। नेक्स्ट देखिए आप, पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग विधि। जैसे मेरा आंसर मैं चला रहा है ऐसे आपकी चलनी चाहिए भाई। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि किसके द्वारा भाई? ऑप्शन सी देखो आप, इसका जीवाश्म। कम समय में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएंगे। हमने रेडियो एक्टिविटी की समझाई और अब उसके एमसीक्यू भी करा रहे हैं। सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी शब्द किसने दिया? ये सब आपको आते हैं, ये 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, हेनरी बैकुरल साहब ने।
यूरेनियम विखंडन की तत्व प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत पड़ती है? बताइए भाई। न्यूट्रॉनों की जरूरत पड़ती है उसके लिए। परमाणु बम का आविष्कार 1945 में किसने किया? ओटो हॉन साहब ने किया। ये आपको पता ही है किस किस नाम से कब गिरे थे। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? ये आप क्वेश्चन गौर से देखिए। परमाणु पूछा है तो क्या आएगा? विखंडन आएगा, न्यूक्लियर फिजन आएगा। किस प्रकार की प्रक्रिया में सबसे हानिकारक विकिरण पैदा होते हैं? इसका भी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। नाभिकीय विखंडन के दौरान होते हैं भाई, फिजन के दौरान। निम्न में से कौन सौर ऊर्जा का स्रोत है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्यूजन है, नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई? मॉडरेटर के रूप में, विमंदक की तरह। अब न्यूट्रॉन में विमंदक और परिशीतलक के दोनों तरह में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ हैं। मैंने इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा दिया D2O। इंग्लिश मीडियम में मैं बता चुका हूँ, ये सारे क्वेश्चन भी आ चुके हैं इंग्लिश वाले में। रेडियो धर्मिता मापा जाता है गिगर काउंटर, GM काउंटर से। फटाफट चलने चाहिए भाई। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है? नियंत्रण या अनियंत्रण पे ही बहस होगी इस क्वेश्चन पे। तो अनियंत्रण आएगा, इसका D आंसर आएगा। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? 1952 में एडवर्ड टेलर ने। एडवर्ड जेनर पूछे तो एजे का टीका और टीवी के टीके की खोज। रेडियोधर्मी पदार्थ हाँ भाई में कौन सा परिवर्तन नहीं होता? तो क्या बताओगे? अल्फा, बीटा या गामा? तो क्या आएगा? गामा आएगा। ये मैंने लिस्ट पूरी में समझाया था। तो जो हमारे रक्त प्रवाह को मापन किया जाता है सोडियम के द्वारा। अल्फा बीटा और गामा की शक्तियां जो उतरते क्रम में लगानी है, यानी कि सबसे ज़्यादा किस में होती है, फिर उसके बाद किस में होती है और फिर उसके बाद किस में होती है। डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो क्या आएगा? सबसे ज़्यादा हमें गामा में होती है, उसके बाद बीटा में और उसके बाद अल्फा में। इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए भाई? बी आएगा। ये क्वेश्चन देखिए। निम्न रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में प्रवाह की गति को मापने में किया जाता है? तो क्या आएगा? रेडियो सोडियम। ठीक है भाई, ये मैंने बताया। अब देखिए नेक्स्ट, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हाँ बच्चों, किसने की? हेनरी बैकरल ने 1896 में। रेडियो सक्रियता में कौन सा गुण पाया जाता है? तो इसमें कौन सा गुण पाया जाएगा? इसका राइट आंसर D आएगा, नाभिक का। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कोई बात नहीं। रेडियो सक्रियता में परिवर्तन में भाग लेते हैं परमाणु के नाभिक। देखिए बच्चों, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा रेडियो एक्टिविटी में। हमने इसकी थ्योरी समझाई और 70-80 हमने इसके MCQ करा दिए। ठीक है, और अब हमारी सुपर क्यूज होगी। आप इन वीडियो को देखोगे तो हमारी सुपर क्यूज में पार्टिसिपेट करोगे तो 1 घंटे में आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट है सब। इंग्लिश मीडियम वाले में भी मैंने इंग्लिश में पढ़ा दिया, हिंदी वालों के लिए मैंने हिंदी में पढ़ा दिया। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों। पढ़ते रहिए।